हाँ जी बच्चा पार्टी 400-500 एक्स्ट्रा ले ले भाई पर लैंड करा दे। ये स्टेटमेंट जिन भाई साहब ने दिया था याद होगा, उनका नाम भी विपिन है और मेरा नाम भी विपिन है। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 37 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 37 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज डिक्टम। क्या रेफरेंस लिखा है डिक्टम का? प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कलीग्स हैव एम्ब्रेस्ड दिस डिक्टम फुली। एम्ब्रेस गले लगाना यानी एक्सेप्ट करना, कलीग्स साथी जो काम करते हैं, सहकर्मी, और फुली यानी पूरी तरीके से। मीनिंग क्या लिखा है डिक्टम का? अ फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, अ नोटवर्दी स्टेटमेंट। यानी दो मीनिंग है, मोरलेस सेम ही है। कोई अनाउंसमेंट की जाए किसी अथॉरिटेटिव सोर्स से जिसकी कोई अथॉरिटी हो, या फिर एक नोट वर्दी यानी जिसको नोट किया जाए जा सकने में जो डिजर्विंग हो, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन, उसको हम बोलते हैं डिक्टम। अब डिक्टम वर्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करें, डिक्ट, ये जो प्रीफिक्स है ये आया डिक्टेट से। डिक्टेट जनरली जो टीचर्स होते हैं वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं, बॉसेस ऑफिस में टर्म्स डिक्टेट करते हैं। आपके घर पे जनरली फादर जो होते हैं, ग्रैंडफादर है, तो वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं। यानी कहने का मतलब वो जो कहते हैं वो होता है, यानी कमांड करते हैं वो। और डिक्टेट से ही आया है डिक्टेटर, यानी डिक्टेटर की जो आदत होती है जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। सो ये तीनों मोरलेस सेम है, डिक्टम, डिक्टेट, डिक्टेटर। सो डिक्टम यानी ऐसा कथन जो अथॉरिटेटिव फिगर से आया हो, या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो अक्सर लोग मानते हैं क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा है। सो उसको हम बोलते हैं डिक्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और मीनिंग कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इन कंटेम्प्रेरी यूज इट मीन्स मोर लाइक समथिंग दैट इज ऑफिशियली सेड। यानी आज के समय में कंटेम्प्रेरी हम पढ़ चुके हैं जो एक समय काल का होता है, सेम समय काल का। आज के समय की बात करें मॉडर्न टाइम्स पे, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट इज ऑफिशियली सेड, यानी कुछ ऑफिशियली अगर कहा जाए उसको हम डिक्टम के तौर पे कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ उसको हम डिक्टम कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट था नोटवर्दी स्टेटमेंट, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। विवेकानंद जी ने एक बार बोला था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी कि उठिए और उठे रहिए जब तक आपका जो लक्ष्य है वो मिल नहीं जाता। यानी लक्ष्य की तरफ लगनशील बने रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी और ये जो स्टेटमेंट है इसको एक डिक्टम के तौर पे लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। एक और एग्जांपल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है वोकल फॉर लोकल। यानी कि इन्होंने बोला है इम्पोर्ट्स हमें कम करने हैं इंडिया को, और हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमें बाहर से सामान मंगाने की ज़रूरत कम से कम हो। वोकल फॉर लोकल। सो ये वोकल फॉर लोकल अगेन क्या है? डिक्टम है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस। द साइंटिस्ट डिक्टम वॉज वाइडली एक्सेप्टेड इन द एकेडमिक कम्युनिटी। साइंटिस्ट ने जो बात बोली, जो स्टेटमेंट दिया, वो एकेडमिक कम्युनिटी में हर तरफ एक्सेप्ट किया गया। बिल्कुल सही है। द किंग्स डिक्टम वॉज इन्फोर्स्ड विदाउट क्वेश्चन। ये डिक्टेटर वाला कॉन्टेक्स्ट है। उसकी जो बात थी, उसकी जो कमांड थी किंग की, वो सब जगह लागू हुई बिना किसी क्वेश्चन के। द प्रिंसिपल इशूड अ डिक्टम अबाउट द न्यू स्कूल पॉलिसीज। प्रिंसिपल ने एक डिक्टम यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई जो पॉलिसीज हैं नई वो सब जगह लागू होंगी, इंप्लीमेंट होंगी। द कंपनीज डिक्टम रिक्वायर्ड ऑल एम्प्लॉयज टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। कंपनी की नया डिक्टम है, नया रूल बनाया, सारे एम्प्लॉयज को एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं यहाँ पर डिक्टम के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए वो करते हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। डिक्री, डिक्री ऑफिशियल कोई कानून, उसको हम डिक्री बोलते हैं। एडिक्ट ये भी वही है। कमांड ये भी वही है, अभी हमने डिस्कस किया। एंड डिक्री हुक्मनामा, हुक्म दिया गवर्नमेंट ने। एंड एंटोनिम्स रिक्वेस्ट यानी आप रिक्वेस्ट के मोड में है। सजेशन यानी आप सजेशन दे रहे हैं। सो वो ऑपोजिट्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज जेटिसन। जेटिसन क्या रेफरेंस लिखा है? लीगैलिटी, एथिकलिटी एंड इवन कॉमन डिसेंसी हैव बीन जेटिसन्ड। ओके, मीनिंग टू अबंडन और डिस्कार्ड समथिंग और समवन दैट इज नो लॉन्गर वांटेड। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अब जरूरत ना हो उसको आप फेंक दें, छोड़ दें,
अबेंडन कर दें या कूड़े में फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, छोड़ दें, उसको बोलेंगे जेटिसन। जेटिसन वर्ड में जेट छुपा हुआ है। अब ये जो आप एग्जाम्पल देखेंगे इससे समझ में आएगा आपको। जो पैसेंजर एयरप्लेन्स होते हैं, इवन कार्गो एयरप्लेन्स में भी लोग होते हैं, वो सामान भी होता है। तो जब फ्यूल कम हो जाए प्लेन में, तो जो पायलट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो चीज़ डंप करता है जिसकी वैल्यू कम होती है। अब इंसान और उसके सामान में ऑब्वियसली जो इंसान है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसके सामान की वैल्यू उससे तो कम ही होगी। तो वो क्या करता है, पायलट जो सामान है उसको डंप करता है ताकि प्लेन हल्का हो और जो फ्यूल है वो कम यूज़ हो और प्लेन ज़्यादा दूर तक जा पाए। तो सामान को फेंकना, डंप करना जिसकी वैल्यू कम हो। सो अभी हमने देखा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल जेटिसन। इसको याद रखने के लिए जेट एयरवेज से सामान गिरा देना जो ज़रूरी ना हो, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल्स हमारे सामने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। द इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह jettisoned the license Raj, a system of licenses, regulations and accompanying red tape that were required to set up and run businesses in India। यानी 1991 से पहले अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी होती थी तो बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। वो पुराने जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी जो गवर्नमेंट चला रहे थे 1991 में, उन्होंने उसको जेटिसन कर दिया। और जब ये लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, लिबरल हुई हमारी इकोनॉमी, तो बाहर की कंट्रीज़ से भी इन्वेस्टमेंट आया, हमारी कंट्रीज़ में भी नई कंपनीज फॉर्म हुई और प्रॉस्परस हुई कंपनीज। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी वो प्रॉस्परस हुई क्योंकि रूल्स घट गए तो ऑब्वियसली बिजनेस करना आसान हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया हो जेटिसन का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, यहाँ पे एक फ्रेज आया था रेड टेप। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, रेड टेप यानी लाल पीता शाही। इसका मतलब होता है जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है और जिसके कारण काम डिले ज़्यादा होता है, काम होता कम है, डिले ज़्यादा होता है, यानी फाइल्स में ही भटकते रहते हैं काम। अब पुराने टाइम पे जब किसी को कंपनी फॉर्म करनी होती थी, सो ये लेके आओ, ये वाला पेपर लेके आओ, ये आपने लाइसेंस लिया या नहीं लिया, ये वाला लाइसेंस लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। सो इतने चक्कर लगाने पड़ते थे कि आप अगर कंपनी खोलने की सोचते थे तो आपका आधा वहीं पे मोटिवेशन डाउन हो जाता था। सो रेड टेपिज्म, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था बहुत ज़्यादा पहले। अभी हम बात करते हैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016, नोटबंदी जो हुई थी 2016 में। ऑन November 8, 2016, the Indian government jettisoned the 500 and 1000 rupee notes which were demonetized overnight। यानी 500 और 1000 के नोट्स को जेटिसन कर दिया गया, यानी नो लॉन्गर नीडेड। क्लियर है? चलिए सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द क्रू हैड टू जेटिसन द कार्गो टू सेव द सिंकिंग शिप। जो शिप डूब रहा था, सिंकिंग शिप, डूबने वाला शिप, उसको बचाने के लिए कार्गो यानी सामान को क्रू ने बाहर फेंक दिया। बिल्कुल सही है। द कंपनी डिसाइडेड टू जेटिसन इट्स अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने डिसाइड किया जो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स है उनको हटा दिया जाए कंपनी में से। बिल्कुल सही है। दे जेटिसन्ड देयर ओल्ड आइडियाज इन फेवर ऑफ न्यू अप्रोचेस। ये भी बिल्कुल सही है। द एस्ट्रोनॉट जेटिसन्ड इनटू स्पेस टू एक्सप्लोर द न्यू प्लैनेट। ये इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, एस्ट्रोनॉट ने जेटिसन क्या करा कुछ पता नहीं यहाँ पे, और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग। सिनोनिम्स, डिस्कार्ड फेंक देना, कूड़े में डाल देना, अबेंडन छोड़ देना, डंप कूड़े में डाल देना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रिटेन बना के रखना, कीप बचा के रखना, अपने पास रखना, मेंटेन बना के रखना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज आउटलैंडिश। रेफरेंस, रिप्लेस्ड बाय आउटलैंडिश लाइज, machinations and hate speech। okay, meaning looking or sounding bizarre or unfamiliar। हमने bizarre पढ़ा है, अजीब सा, जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, bizarre। unfamiliar, जिससे आप familiar ना हो, जिससे आपकी पहचान ना हो, यानी आपने उसको कभी देखा ना हो, ना कभी सुना हो, उसको बोलते हैं हम outlandish। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये रणवीर सिंह है, ये अक्सर इस तरीके के गैटअप्स में बाहर निकल आते हैं। ये जो गैटअप्स हैं इनके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में इनको हम आउटलैंडिश बोल सकते हैं। अनफेमिलियर एंड बिजार, बिल्कुल अजीब से, है ना, जो कभी आपने सोचे ना हो, कभी देखे ना हो, कभी इमेजिन ना किया हो। और पिक्यूलियर भी बोल सकते हैं, बिजार भी बोल सकते हैं, आउटलैंडिश भी बोल सकते हैं, आउटरेजियस भी बोल सकते हैं, है ना, अजीब तरीके से बिल्कुल। और ऐसे भी कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। अगर हम पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में बात करें,
आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के मुंह से, आपने अक्सर सुने होंगे। मुलायम सिंह यादव जी जब जिंदा थे, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था रेप के कॉन्टेक्स्ट में कि अरे लड़कों से तो गलती हो जाती है। तो बड़ी आसानी से उन्होंने रेडिफ्यूल कर दिया था कि जो रेप का जो बेसिकली जो कितना हीनस क्राइम है, उसको कितनी आसानी से उन्होंने उसको अंडरमाइन कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी और बोल दिया था, स्टेटमेंट दिया था लड़कों से तो गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी गलती हो जाती हैं, ठीक है। और इवन ये कितना आउटलैंडिश है कि हमारे पार्लियामेंट में जो कानून बनाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनमें से कई सारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं और कन्विक्ट भी हैं, है ना। सो अगेन कितना आउटलैंडिश है ये। सो आपको समझ में आ रहा है आउटलैंडिश का मीनिंग। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द आउटलैंडिश आउटफिट ड्रू एवरीवन्स अटेंशन एट द पार्टी। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी आउटलैंडिश टाइप की, सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। द आउटलैंडिश प्रपोजल वॉज मेट विद स्केप्टिसिज्म, यानी जो प्रपोजल था वो इतना आउटलैंडिश था, इतना बिजार था कि सबने उसको शक की निगाह से देखा या समझा। बिल्कुल सही है। द आउटलैंडिश एटमॉस्फेयर ऑफ द लाइब्रेरी मेड इट अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी। बिल्कुल गलत है। आउटलैंडिश एटमॉस्फेयर है तो वो ग्रेट प्लेस टू स्टडी कैसे हो सकता है? गलत स्टेटमेंट है। हिज आउटलैंडिश बिहेवियर ऑफन गॉट हिम इनटू ट्रबल। इस तरीके का आउटलैंडिश बिहेवियर है राखी सावंत, जो अक्सर उसको ट्रबल में ले आता है। अब यहाँ पे हिज है तो आप किसी मेल मेंबर का ऐसा ले सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अभी इसका एग्जांपल दो, आपको याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आउटलैंडिश बिहेवियर, हाँ जी। हमारे सामने सिनोनिम्स बिजार, स्ट्रेंज, अजीब सा, पिक्यूलियर, मैंने बोला था अभी पिक्यूलियर भी हो सकता है। अब एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी सामान्य, कन्वेंशनल जो जैसा चला आ रहा है, नॉर्मल सामान्य, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इफीट। क्या रेफरेंस लिखा है इफीट का? द प्री 2014 पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू दिल्ली इज ऑफन राइटली डिस्क्राइब्ड एज इफीट। ओके, मीनिंग वेरी ओवर रिफाइंड एंड इनफैक्चुअल, लैकिंग इन एनर्जी और विगर। वेरी यानी कि जो थका हुआ हो, ओवर रिफाइंड इतना रिफाइंड कर दिया कि उसका जो एक्चुअल सब्सटेंस था वो गायब हो गया, एंड इन इफैक्चुअल जिसका कोई प्रभाव ना हो, लैकिंग इन एनर्जी यानी जान निकल गई शरीर में से, विगर यानी जोश निकल गया शरीर में से, उसको हम इतने सारे जो हमारे पास रेफरेंसेस है उसको हम बोलेंगे इफीट। अब ये देखिए, जनरली जो मैराथन रनर्स होते हैं जब वो अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल जान निकल जाती है शरीर में से, ड्रेन्ड हो जाते हैं, निचुड़ जाते हैं। इफीट एग्जाम्पल आपके सामने है, जो भी आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल थकान से चूर, एकदम ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, ठीक है, इफीट। अब यहाँ पे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल दिया है, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस। ड्यूरिंग प्री 2014 पीरियड द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस वर सीन एज इफीट विद एंडलेस रेड टेप अभी आया था रेड टेप, एंड डिलेज हिंडरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 2014 से पहले का जो पीरियड था उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस इतने ज़्यादा इफीट थे, थके हुए, वेरी ओवर रिफाइंड, एंडलेस रेड टेप यानी एक जो रेड टेप का जो लूप था इतना ज़्यादा था कि लोग अपने काम ही नहीं करा पाते थे। ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम होते हैं वो करा ही नहीं पाते थे, और उससे उनके काम में डिलेज बहुत सारे होते थे और काम में बाधा आती थी, हिंडर करता था ये चीज़ किसको? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी हिंडर करता था, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऑब्वियसली जब कोई अपना काम ही नहीं करा पाएगा तो आगे इकोनॉमी में सर्कुलेशन कैसे होगा, और इसीलिए ये हर चीज़ को रोकता था। अब ये आपने समझा किसके कॉन्टेक्स्ट में? पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में। चलिए फीट, हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स। द इफीट चार्म ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग अट्रैक्टेड मैनी टूरिस्ट। इफीट चार्म कैसे होल्ड करे, मतलब चार्म पहली बात तो इफीट है तो चार्मिंग कैसे लगेगा? थका हुआ किसी को अट्रैक्ट कैसे करेगा? गलत है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। इफीट लीडरशिप फेल्ड टू इंस्पायर द ट्रूप्स, ये सही है। लीडरशिप ही थकी हुई है तो इंस्पायर कैसे होगी ट्रूप्स? द इफीट गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू एड्रेस द कंट्रीज प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। द इफीट एथलीट स्ट्रगल टू कंप्लीट द रेस, इतना थक गए कि रेस भी कंप्लीट नहीं हुई, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया इफीट का कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ सिनोनिम्स: वीक, एनर्वेटेड, एनर्जी निकल गई, फीबल, कमजोर। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, विगरस, जोश से भरा हुआ, इफेक्टिव, जिसमें इफेक्ट हो, ताकत हो, जिसका प्रभाव हो, ये इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड इज विम्पिश, मोर और लेस सेम ही है। रेफरेंस: this political culture of moderation is not the wimpish indulgence it is often dismissed as, meaning weak and cowardly or feeble. कायर,
कावर्डली, वीक कमज़ोर, फीबल कमज़ोर, ठीक है। हाँ जी, ये विपिन, विपिन इनका नाम भी विपिन है। ये आपने जब ये वीडियो देखा होगा और इन्होंने जब पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की, जहाँ से जंप लेने के तुरंत बाद से इनके जो स्टेटमेंट्स थे, सारे स्टेटमेंट से जो भी इम्प्लाई हो रहा था, ये इम्प्लाई हो रहा था कि ही इज़ एब्सोल्युटली विम्पिश, बहुत ज़्यादा डरे हुए, डरपोक टाइप की जो हरकतें थी इनकी और इन्होंने बोला था बीच में 100-200 एक्स्ट्रा ले ले पर लैंड करा दे। ये राइडर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई लैंड करा दे जल्दी, मुझे ज़मीन पर उतार दे कैसे भी करके। सो विम्पिश का परफेक्ट एग्जाम्पल विपिन। पर हालांकि इन्होंने अभी, विपिन ने ही मैंने एक वीडियो देखा इनका जिसमें इन्होंने स्काई डाइविंग कर ली और उसमें ये अब नहीं डरे। सो अभी ही हैज़ चेंज्ड, अभी पर्सनालिटी चेंज हो गई है और अब ये डर नहीं रहे हैं। सो यस, हम बात कर रहे थे विम्पिश की, एग्जाम्पल्स हमारे सामने। ही वॉज टू विम्पिश टू कन्फ्रंट हिज बॉस अबाउट द इशू। कोई इशू है, अब वो इतना डरपोक है, बॉस के सामने जाके सामना ही नहीं कर सकता बॉस का, इतना डरपोक है। सो कन्फ्रंट ही नहीं कर पा रहा है बॉस को। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है विम्पिश के कॉन्टेक्स्ट में। हर विम्पिश एटीट्यूड मेड हर एन ईजी टारगेट फॉर बुलीज। वो इतनी डरपोक है, ज़रा सी बात पे इतना डर जाती है कि जो बुलीज हैं वो लड़की उन बुलीज के लिए जो डराते हैं बहुत ईजी टारगेट है, उसी को पकड़ लेते हैं घूम फिर के। बिल्कुल सही है। द विम्पिश डॉग बार्क्ड फेरोशियसली एट द इंट्रूडर्स। अब ये उल्टा हो गया, विम्पिश अगर डॉग विम्पिश है यानी डरपोक डॉग है, तो वो फेरोशियसली बार्क कैसे कर रहा है? फेरोशियसली एकदम गुस्से में आग बबूला। ऐसे डॉग्स कौन सी ब्रीड होती है? रॉटविलर, विलर होता है, वाइलर होता है, और एक और होता है शायद कोई, वो भी अजीब सा होता है। वो डॉग भी होते हैं ऐसे, हाँ, फेरोशियस डॉग्स की जो ब्रीड होती है। ये भी ना, ये गलत है ना, हाँ गलत है। विम्पिश डॉग बार्क फेरोशियस, गलत है। His wimpish nature prevented him from taking risk. अब डरपोक है वो नेचर वाइज, तो रिस्क लेने में डरती है हमेशा, डरता है हमेशा। हिज लिखा हुआ है, सही है सेंटेंस, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। टिमिड डरपोक, कावर्डली कायर, स्पाइनलेस जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, इसका मतलब ये है कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो मजबूत नहीं है डिसीजंस में। स्पाइनलेस, कोई भी कुछ आके बोल जाता है और वो बस चुपचाप सुन लेता है, स्पाइनलेस डरपोक। एंटोनिम्स ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, हिम्मत वाला। सो विपिन अब कैसे हो गए? करेजियस हो गए। मैं विपिन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पैराग्लाइडिंग की थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज बिनम्ड। बिनम्ड वर्ड में ही नम छुपा हुआ है, नम, बी साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है सुन्न, हाँ, नम कर देना। जो एनेस्थीसिया होता है, जब कोई डॉक्टर कोई सर्जरी ऑपरेट कर रहे होते हैं तो सर्जरी को करने से पहले उस हिस्से को एनेस्थीसिया देकर उसको सुन्न कर दिया जाता है, सो नम कर दिया जाता है, क्लियर है। एक रेफरेंस पढ़ते हैं इसका। अंटिल पीपल आर बेनम्ड देयर सेंस ऑफ शॉक एंड आउटरेज स्लोली रेंडर्ड इनइफेक्चुअल। ओके, ठीक है, मीनिंग डिप्राइव्ड ऑफ फिजिकल और इमोशनल फीलिंग। अगर कोई बेनम्ड है तो उसके अंदर से फिजिकल या फिर इमोशनल फीलिंग खत्म हो जाती है। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब की कमी होना, डिप्राइव्ड ऑफ की कमी होना, किसकी कमी होना? फिजिकल या फिर इमोशनल फीलिंग्स की कमी होना, उसके लिए हम बोलेंगे बेनम्ड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, एन इमरजेंसी रूम डॉक्टर मे बिकम बेनम्ड आफ्टर years of dealing with life and death situations on a daily basis. Initially, the loss of a patient might deeply affect them, but over time, the emotional impact lessens as a way to cope with the high stress environment. Cope with यानी आप किसी चीज़ से डील करते हैं और सहन करते हैं उसको आपको लड़ना आता है उसको, यू नो हाउ टू डील विद इट, सो कोप विथ। हाँ, अब ये कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, जो डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली इमरजेंसी रूम में जो होते हैं, शुरुआत में जब वो देखते हैं किसी पेशेंट को बहुत बुरी कंडीशन में, तो हो सकता है वो इमोशनल हो जाए, आंखों में से आंसू आने लग जाए, किसी को मरता हुआ देख के आंसू आ जाए। पर जब रोज़ 4-5 लोगों को ऐसे देखते हैं, वो बहुत बुरी हालत में, एक्सीडेंट आया है, पूरा सर फटा हुआ है, बॉडी फटी हुई है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, वो उन्हें ऑपरेट करना है, सब कुछ करना है, और फिर वो मरते हुए देख रहे हैं, जब रोज़ ऐसा होने लगता है तो दे बिकम और दे गो बेनम्ड, यानी अब फिर उनको असर ही नहीं पड़ता, उनको बस अपनी ड्यूटी करनी होती है, वो एक काम के तौर पे लेते हैं उसको, ठीक है। हमें लगता है क्या कैसे करते होंगे, पर वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बेनम्ड एग्जाम्पल्स, हिज फिंगर्स वर बेनम्ड बाय द आइसी विंड। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जो उंगलियाँ थी वो सुन्न हो गई। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है। द बेनम्ड क्राउड चीयर्ड enthusiastically for the team। अगर क्राउड बेनम्ड है, सुन्न है, इंडिफरेंट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो चीयर क्यों कर रही है? गलत है।
opposite sense. She felt emotionally benumbed after going through a prolonged mental trauma. बहुत समय से लंबी मानसिक बीमारी से होकर वो गुजर रही थी, तो इमोशनली बेनम्ड हो गई वो, अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई इमोशंस उस पर काम नहीं करते, बिल्कुल सही है. द लॉन्ग आवर्स ऑफ मोनोटोनस वर्क लेफ्ट हिम फीलिंग बेनम्ड. लंबे समय से मोनोटोनस वर्क यानी एक जैसा काम डेली उसको मिल रहा है करने को, मोनोटोनस बोरियत वाला, एक जैसा, मोनो एक जैसा, जिसमें कोई वेरिएंस नहीं है, कोई कुछ काम वेरी नहीं कर रहा, एक जैसा टास्क डेली मिल रहा है. सो लंबे घंटों तक जब वो ऐसे ही सेम काम करता गया तो उसके अंदर जो फीलिंग है वो बेनम्ड हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. रोज़ आके एक सीट पर बैठना है, रोज़ आके सेम काम करना है, घर निकल जाना है. ठीक है, सो बेनम्ड. एग्जाम्पल, सिनोनिम्स, नम, सुन, डिसेंसिटाइज्ड यानी अब उसके अंदर कोई सेंसेशंस ही नहीं है, ख़त्म हो गया. डेड एंड, डेड की तरह हो गया, मरे हुए के समान हो गया, फ़र्क नहीं पड़ रहा. इनडिफरेंट. एंटोनिम्स, सेंसिटिव, फ़र्क पड़ता है. रिस्पॉन्सिव, फ़र्क पड़ता है. अवेयर यानी कि वो अवेयर है आसपास क्या घटना घट रही है, फीलिंग से अवेयर है. क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड इज एनल. रेफरेंस, until the final act of annulling this or that section of the constitution. मीनिंग क्या लिखा है एनल का? डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल अग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट. किसी ऑफिशियल अग्रीमेंट या डिसीजन या रिजल्ट को एनल करने का मतलब है उससे नल एंड वॉइड यानी नलिफाई कर देना. डिक्लेयर इनवैलिड यानी अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, एनल कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया. ठीक है. एग्जाम्पल्स, इन अगस्त 2019 द इंडियन गवर्नमेंट एनल्ड Article 370 of the Indian Constitution which granted special autonomous status to Jammu and Kashmir. JNK में Article 317 इम्प्लीमेंटेड था. 2019 अगस्त में गवर्नमेंट ने उसको एनल कर दिया और अब वहाँ पे 370 अप्लाई नहीं होता, यानी अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का. ठीक. दूसरा एग्जाम्पल, इन नवंबर 2021 फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, Prime Minister Narendra Modi announced the government's decision to annul the 3 controversial farm law. गवर्नमेंट ने फार्म लॉ बनाए, उसके अगेंस्ट में बहुत समय तक, लंबे समय तक फार्मर्स प्रोटेस्ट करते रहे. फाइनली नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम जितने भी फार्म लॉज हैं उनको एनल करते, नलिफाई करते, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, यानी अब ये अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स, दे वांटेड टू एनल देयर मैरिज आफ्टर अ ईयर. 1 साल बाद उन्होंने अपनी मैरिज को नलिफाई करने का प्लान किया, यानी ख़त्म करने का. अब हम शादीशुदा नहीं रहेंगे आपस में और हम डिवोर्स लेंगे. दे शोड देयर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी बाय एनलिंग इट विद इमीडिएट इफेक्ट. सपोर्ट शो करना बाय एनलिंग इट कोई मतलब नहीं है इसका, ऑपोजिट बात है. द इलेक्शन रिजल्ट्स वर एनल्ड ड्यू टू फ्रॉड हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि इलेक्शन रिजल्ट्स इनवैलिड हैं, दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट होगा. बिल्कुल सही है. द कंपनी एनल्ड द आउटडेटेड पॉलिसी. पुरानी पॉलिसी को कंपनी ने नलिफाई कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. चलिए, सिनोनिम्स, नलिफाई, कैंसल, इनवैलिडेट. एंटोनिम्स, वैलिडेट, कंफर्म करना, रेटिफाई करना. हाँ, ये माना जाएगा, ये नियम बन गया, रेटिफाई कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबल. रेफरेंस, बिकम्स imbued with a sense of inevitability. Okay, meaning the quality of being certain to happen. यानी जो चीज़ होनी तय है, यानी वो होनी ही होनी है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल. हिंदी में वर्ड होता है अवश्यंभावी, जो होना तय है. ये देखिए, डेड बॉडी यानी डेथ. अगर कोई इंसान या कोई चीज़ भी अगर वो आई है इस संसार में तो उसकी मृत्यु तय है, मरना तय है, जाना तय है. कोई भी 10,000 साल पहले भी जो आया और आज भी जो आया, उसे कभी ना कभी जाना है, हमें तुम्हें सबको जाना है, यानी डेथ इज इनएविटेबल. इट वॉज इनएविटेबल दैट दे वुड रन इनटू ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर. हाँ, अगर रश आवर में आप बाहर निकलोगे गाड़ी लेके तो भैया जाम तो मिलेगा. सो बिल्कुल सही है, अवश्य संभावी. एजिंग इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ. बिल्कुल सही है, आप बूढ़े होते हैं. इज इनएविटेबल हेयरकट. हेयरकट इनएविटेबल का क्या मतलब, यहीं पे इसको आप गलत कर सकते हैं, इनकरेक्ट. विथ सच स्ट्रॉन्ग एविडेंस हिज विक्ट्री इन द केस वॉज इनएविटेबल. इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो इट इज इनएविटेबल कि उसको ही जीतना है. बिल्कुल सही है. ठीक है. हाँ जी. सिनोनिम, सर्टेन, अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते. एंटोनिम्स, अनसर्टेन, अनिश्चित, डाउटफुल यानी जिस पर डाउट है, इम्प्रोबेबल
यानी जिसकी संभावना है या नहीं है, आपको नहीं है कोई श्योरिटी, सो उसके लिए इसको हम बोलेंगे एंटोनिम्स किसका, इनएविटेबल का। दैट्स इट बच्चा पार्टी। आज भी बेहतरीन वर्ड्स आपको देखने को मिले, समझने को मिले। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे अपना एक सेंटेंस सही कॉन्टेक्स्ट में लिखना है और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को यानी उस पूरे ग्रुप को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं। दूसरा काम, दिस इज़ माई यूज़र नेम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस यूज़र नेम पे शेयर करें, मैं शेयर करूंगा आपके साथ हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, एक्चुअल मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। थर्ड टास्क, पूरा ये लेक्चर आपने देखा, उसको देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जाके आपको अटेम्प्ट करनी है ड्रिल नंबर 37। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेकर एज यूजुअल आपको ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।